बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर मोहम्मद हबीब अमीन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अच्छा बेटा, पिछली वीडियो के अंदर आपको लाइट रिएक्शन तक पढ़ा दिया था, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन पढ़ा दिया था। अब जो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं वो है लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। सही है, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। अच्छा, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन जो है इसके कुछ और भी नाम है, पहले ज़रा वो नाम मैं आपको समझा दूँ। देखो, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन हम क्यों कह रहे हैं, आपको पता है अच्छे से कि भाई क्योंकि इसको डायरेक्ट सोर्स ऑफ लाइट नहीं चाहिए होती, तो लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन कहलाता है ये। क्योंकि भाई इसको एनर्जी जो है, क्योंकि आपको पता है लाइट रिएक्शन से ऑलरेडी एटीपीज मिल गए थे, NADPH2 मिल गया था, तो जिसकी वजह से अब इसको जो है ना एनर्जी की नीड नहीं है, ये मॉलिक्यूल्स काफ़ी हैं उसको एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए। ये मैंने आपको फोटोसिंथेसिस पढ़ाते हुए शुरू में ही बता दिया था डेफिनेशन में कि भाई फोटोसिंथेसिस में होना ये है कि लाइट एनर्जी अब्जॉर्ब होगी, कैप्चर हो जाएगी और एक मॉलिक्यूल जनरेट होगा, एटीपी और NADPH2। फिर अब इससे ग्लूकोज बनेगा। तो लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन में होना ही यही है कि ये जो एनर्जी एटीपी और NADPH2 की फॉर्म में स्टोर हुई है, अब इससे ग्लूकोज कैसे बनाया जाए। सही है, और फिर ग्लूकोज से स्टार्च, वो सारी बात की बात है, लेकिन ये कैसे बनेगा। तो लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, इसको डार्क रिएक्शन का नाम भी दिया जाता है। डार्क रिएक्शन का नाम इसलिए दिया जाता है कि इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि ये जो है अंधेरे में हो जाए, होती है या रात के वक्त होती है। इसका मतलब ये है कि अगर लाइट रिएक्शन हो जाए और प्लांट को ले जाके अंधेरे में रख दिया जाए, यानी या लाइट सोर्स हटा दिया जाए, तो लाइट रिएक्शन रुक जाएगा, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन रुक जाएगा, लेकिन डार्क रिएक्शन नहीं रुकेगा जब तक एटीपी NADPH2 है, तो ये रुकेगा नहीं। अच्छा, इसको एक क्योंकि ये एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होता है, तो इसको साइक्लिक फॉर्म में, साइक्लिक रिएक्शन भी होता है बेसिकली। इसको डिस्क्राइब किया था दो साइंटिस्ट ने, एक का नाम था मेल्विन केल्विन और दूसरे का नाम था एंड्रयू बेंसन। सही है, तो इसको हम केल्विन बेंसन साइकिल का नाम भी देते हैं। केल्विन बेंसन, और कुछ कई जगहों पे सिर्फ केल्विन साइकिल लिखा होता है, तो ये इसको कहा जाता है। सही है। अच्छा, अब इसको हम रिडक्टिव पेंटोस फॉस्फेट साइकिल भी कहते हैं। रिडक्टिव पेंटोस फॉस्फेट साइकिल। अच्छा, बेसिकली क्यों कहते हैं, इसमें एक्चुअल में होना ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस होगा। अच्छा, रिड्यूस होगा अब, क्योंकि बेटा मैंने आपको बताया कि ये साइक्लिक रिएक्शन है। साइक्लिक रिएक्शन में क्या होता है, फॉर एग्जांपल बेटा ए और बी ये रिएक्ट कर रहे हैं और ये सिंपल ए बी में कन्वर्ट हो जा रहे हैं, फिर आगे कुछ भी नहीं बन रहा, तो ये तो हमारे पास इरिवर्सिबल रिएक्शन है। और अगर ए प्लस बी ये रिएक्ट कर रहे हैं और हमारे पास ए बी बन रहा है और रिटर्न में दोबारा से जो है ए प्लस बी अलग से भी बन रहा है, तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। लेकिन अगर ऐसा हो रहा है कि ए और बी रिएक्ट कर रहे हैं कुछ इस तरीके से, ए रिएक्ट्स विद बी, हमारे पास जो है कोई इंटरमीडिएट बनता है, फिर उसके बाद सी बनता है, और फिर एक रिएक्टेंट जो है वो हमें वापस मिल जाता है। कोई एक रिएक्टेंट हमें ए वापस मिल जाए या बी हमें वापस मिल जाए, तो वो हमारे पास जो है साइक्लिक रिएक्शन कहलाता है। देखो, रिवर्सिबल रिएक्शन में दोनों चीज़ें वापस मिल रही थी, लेकिन साइक्लिक में एक बिल्कुल एक्यूरेट क्वांटिटी में जितना यूज़ हुआ था उतना ही जो है ना वापस मिल जाए, तो ये हमारे पास जो है जो है ये कहलाता है साइक्लिक रिएक्शन। और बाकी जो दूसरा एलिमेंट था वो फिर एक प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, जैसे ये बी था सी में कन्वर्ट हो गया, और फिर जो है ये ए हमें वापस मिल गया, तो ए इज साइक्लिक रिएक्टेंट। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा, ये बात तो हमें पता है। बट यहाँ पे साइक्लिक रिएक्टेंट होता है पेंटोस फॉस्फेट शुगर, RUBP, यानी RUBP इज राइबोल्यूस बाई फॉस्फेट। यहाँ पे लिखा है कि यहाँ पे यूज होता है, कहाँ गया, आ, ये रहा RUBP, राइबोल्यूस 1,5 बाईफॉस, यानी राइबोल्यूस एक 5 कार्बन वाला शुगर है, और ये 1,5 का मतलब है, 1,5 का मतलब है कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 5 पे
फॉस्फेट लगे हुए हैं, यानी 5 कार्बन वाला शुगर है, पहले कार्बन पे और आखिरी कार्बन पे दोनों पे फॉस्फेट लगा हुआ है, तो 1,5 बाईफॉस्फेट, तो ये आरयूबीपी कहलाता है। सही है। अब क्योंकि बेटा ये एक हमारे पास 5 कार्बन वाला शुगर है, तो और रिड्यूस हो रहा है, तो रिडक्टिव पेंटोज, और ये 5 कार्बन वाला शुगर जो है इसके साथ फॉस्फेट लगा हुआ है, तो ये कहलाता है रिडक्टिव पेंटोज फॉस्फेट साइकिल। सही है। आई डू होप ये बात समझ में आ गई होगी कि क्यों कह रहे हैं इसको। अच्छा जी, तो यहाँ पे बेटा यही बात की गई है कि भाई ये जो रिएक्शन है लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन है, इसको डार्क रिएक्शन भी कहा जाता है, ये आपको बता दिया मैंने। केल्विन बेंसन साइकिल, मेल्विन केल्विन ने और बेंसन ने इसको डिस्क्राइब किया था। इसमें एक्चुअल में होना ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो पहले जो है रिड्यूस हो जाएगा किसके अंदर, पहले डायरेक्टली ग्लूकोज नहीं बन जाएगा, पहले बनेगा 3 फॉस्फोग्लाइसिरोस, ग्लाइसिरोस या ग्लाइसरल्डिहाइड भी लिखा होता है, 3 कार्बन वाला शुगर बनेगा। अब उसकी अगर एल्डिहाइड फॉर्म है 3 फॉस्फोग्लाइसिरोस, और डिहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, ये उसकी कीटोन फॉर्म है। आपको पता है ना शुगर हमारे पास या तो एल्डोज होता है या तो कीटोज होता है। तो बेटा अगर जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड फर्स्ट जो है या तो एल्डोज में कन्वर्ट होता है या तो कीटोज में कन्वर्ट होता है, और फिर उसके बाद जो है ग्लूकोज बनता है। सही है। एक्सोज बनता है और फिर ग्लूकोज बन गया। अगर डायरेक्टली यूज होना है तो ग्लूकोज बन गया, अगर ट्रांसपोर्ट होना है तो सक्रोज बन गया, और अगर स्टोर होना है तो स्टार्च बन गया। अगर यूज होना है जैसे फॉर एग्जांपल रेस्पिरेशन में यूज हो गया एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए, तो ग्लूकोज ही रहेगा। ट्रांसपोर्ट होना है तो सक्रोज में कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर स्टोर होना है तो स्टार्च में कन्वर्ट हो जाएगा। सही है। अच्छा, अब मैंने यहाँ पे तो 3 नाम आपको बता दिए, लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन, सही है, केल्विन बेंसन साइकिल, रिडक्टिव पेंटोज फॉस्फेट साइकिल, एक और भी नाम है। अच्छा, क्योंकि बेटा ये साइक्लिक रिएक्शन है और जो पहला स्टेबल प्रोडक्ट बनता है, क्या लिखा है, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट। सही है। फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट फॉर्म ड्यूरिंग दिस साइकिल इज अ 3 कार्बन कंटेनिंग एसिड, जो कि पहला स्टेबल प्रोडक्ट जो बनता है वो 3 कार्बन वाला एसिड है, जिसको हम 3 फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड कहते हैं। सही है, या इसको 3 PGA भी कहा जाता है, क्योंकि पहला प्रोडक्ट 3 कार्बन वाला कंपाउंड बन रहा है, तो जिसकी वजह से इसको C3 साइकिल भी कहा जाता है। और इस तरह का प्लांट जिसमें डायरेक्ट C3 साइकिल स्टार्ट होती हो उसको C3 प्लांट कहा जाता है। अभी डायरेक्ट का वर्ड मैंने क्यों यूज़ किया, कुछ ऐसे प्लांट भी होते हैं, कुछ डिजर्ट प्लांट भी होते हैं जिसमें C3 साइकिल डायरेक्ट स्टार्ट नहीं होती, वो जब आएगा उसका टाइम तो मैं समझाऊंगा। तो अभी फ़िलहाल बस याद रखो कि C3 साइकिल क्या है, समझ आ गया। और यानी एक केल्विन साइकिल को ही हम C3 साइकिल कह रहे हैं, और जिन प्लांट में ये होती है फर्स्ट प्रोसेस वो C3 प्लांट कहलाते हैं। सही है। तो बेटा ये 3 स्टेप्स में डिवाइडेड है, कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन एंड रीजनरेशन। अब यहाँ पे जो है ना बुक में एक्सप्लेन भी किया हुआ है और ये साइकिल बनाई हुई है, लेकिन ये साइकिल जो है ना मुझे थोड़ी इतनी ज़्यादा सही नहीं लगती समझाने के लिए, क्योंकि देखो यहाँ पे इन्होंने बहुत सारे ब्लंडर्स किए हुए हैं। जैसे यहाँ पे G3P लिखा हुआ है, अब G3P भी सही वर्ड है, इसको PgAl भी लिख सकते हैं। अब देखो PgAl इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखो PgAl यहाँ पे लिखा हुआ है। तो भाई या तो यूनानिमस लेकर आप एक ही जैसा बना दो, या तो फिर आप जो है आ, एक या तो ये यूज़ कर लो या तो वो यूज़ कर लो, अलग अलग हर जगह यूज़ किया हुआ और कहीं पे क्लैरिफिकेशन नहीं दी हुई। तो खैर मैं आपको ये पूरा प्रोसेस जो है ना अलग से समझाता हूँ, यानी ये बुक को एक एक लाइन रीड करके समझाऊंगा तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। मैं आपको ये समझाता हूँ। देखो बेटा, ये पहली बात तो ये रिएक्शन कहाँ पे होता है, स्ट्रोमा पे होता है। सही है ना। अच्छा, थोड़ी सी जो है ना आप सर्कल मुझसे इस तरह से सही बनेगा नहीं, क्योंकि राइटिंग पैड बोर्ड पे तो बना लूँगा लेकिन ये नहीं बन पाता। खैर अब देखो होता कुछ यूँ है कि सबसे पहले जो है आपका RUBP रिएक्ट करता है। RUBP जो है, सही है, राइबोल्यूस बिस फॉस्फेट, ये आपको पता है 1,3 बिस फॉस्फेट, बल्कि लिख ही देता हूँ यहाँ पे राइबो, अच्छा राइबो नॉट यू, राइबो ल्यूस 1,5। अच्छा, बिसफॉस्फेट भी लिखा होता है, कहीं कहीं बाईफॉस्फेट भी लिखा होता है, तो आपने घबराना नहीं है।
एक ही बात है। तो ये रिएक्ट करेगा बेटा किसके साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। अब ये देखो ये थोड़ा सा एरो गंदा सा बन रहा है, तो खैर अब एडजस्ट कर लेना भाई, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा। अच्छा जी, अब ये इसके पास 5 कार्बन है, वो 1 कार्बन है, सही है। ये 5 कार्बन है, ये 1 कार्बन है, तो बेसिकली क्या होगा, 5 और 1 कितने होते हैं, मेरा कैलकुलेटर कहाँ है, हाँ 6 होते हैं। सही है, 6 कार्बन वाला कंपाउंड बनेगा। लेकिन ये जो 6 कार्बन वाला कंपाउंड जो बनता है, ये बहुत अनस्टेबल होता है, सही है। यानी ये आपका 5 कार्बन इसके आ गए, और छठा कार्बन जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड का आ गया, तो ये बनता है। लेकिन इतना अनस्टेबल होता है, तो फ़ौरन ये 3-3 कार्बन वाले 2 कंपाउंड में टूट जाता है, सही है ना, 2 कंपाउंड। तो अब जो 3 कार्बन वाले 2 कंपाउंड में टूटता है, वो कंपाउंड होता है आपका अभी नाम बताया था ना, दैट इज 3 फॉस्फोग्लाइसरेट, 3 फॉस्फोग्लाई, अच्छा कहीं अगर ग्लाइसरेट लिखा हुआ है दैट इज फाइन, या हो सकता है ग्लाइसरिक एसिड लिखा हुआ हो, सही, 8 भी लिखा हो सकता है, या ग्लाइसरिक एसिड, सही है ना, तो दोनों ठीक है। ये 8 लिखा हुआ है तो इसका मतलब है आयोनिक फॉर्म में बताया गया है, ग्लाइसरिक एसिड लिखा हुआ है मतलब है न्यूट्रल फॉर्म में बताया गया है। तो दोनों आप जो है ना साइकिल में लिख सकते हो, बट एक बात याद रखना कि जो भी लिखो फिर ये नहीं करना है एक आयोनिक में लिख रहे हो एक वो लिख रहे हो, आपकी जो है ना यूजुअली आप कोशिश ये करना कि यहाँ पर जो है ना एक जैसे चलना। तो आई वुड से कि यार यहाँ पर फ़िलहाल जो है ना 8 लिख दो, कोई इतना इशू नहीं है, यानी फॉस्फोग्लाइसरेट लिख दो, 3 फॉस्फोग्लाइसरेट, दैट इज़ फाइन। इसको हम 3 PGA से भी रिप्रेजेंट करते हैं, सही है। अच्छा जी, अब इस पूरे रिएक्शन को कैटालाइज करने वाला एक एंजाइम होता है जिसका नाम है रोबिस्को। अब ये रोबिस्को क्या चीज़ है, रोबिस्को है बेटा यहाँ पे लिख देता हूँ, राइबोल्यूस 1,5 बाई या बिस फॉस्फेट कार्बो कार्बोक्सिलेस या ऑक्सीजनेस। अब आपको पता है ये राइबोल्यूस 1,5 बिस फॉस्फेट, ये तो RuBP हो गया, सही है। अब ये एक ऐसा एंजाइम है जो कि RuBP का रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ भी करा सकता है, ऑक्सीजन के साथ भी करा सकता है। तो RuBP से रुबिस एंड सी कार्बन डाइऑक्साइड एंड O फॉर ऑक्सीजन। तो RuBP का रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ भी कराएगा या फिर ऑक्सीजन के साथ, जो ज़्यादा होगा उसके रिएक्ट करने के चांसेस ज़्यादा होंगे। जैसे जो है अगर ऑक्सीजन ज़्यादा हो जाता है तो फोटो रेस्पिरेशन हो जाती है। फोटो रेस्पिरेशन आगे का टॉपिक है, वो अभी हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे, अभी भूल जाओगे फोटो रेस्पिरेशन भी कोई चीज़ होती है, सही है ना। बस मैंने ये रोबिस्को का मतलब बताया आप लोगों को, ठीक है ना बेटा। अच्छा जी, अब आ जाते हैं ये जो प्रोसेस है इसमें क्या हुआ। देखो एक चीज़ याद रखना कि RuBP तो हमें एग्जैक्टली उतना ही चाहिए होगा, और जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा 3 कार्बन वाला होगा। अच्छा, तो हमारे पास यहाँ पर जो है, अब देखो एक RuBP एक कार्बन डाइऑक्साइड, इन दोनों का रिएक्शन हुआ तो 2 PGA के मॉलिक्यूल बने, 2 बने ना, क्योंकि एक से पहले 6 कार्बन वाला इंटरमीडिएट बना और फिर वो टूट गया, टूटने के बाद 3-3 कार्बन वाले 2 मॉलिक्यूल बन गए, और ये 3-3 कार्बन वाले जो 2 मॉलिक्यूल है ये 3 PGA, सही है। अच्छा, तो नॉर्मली हमारे पास एक रिएक्शन में 3 RuBP और 3 कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ होते हैं। 3 RuBP और 3 कार्बन, अगर एक से ये 2 बन रहा था तो 3 से हमारे पास 3 मल्टीप्लाई बाय 2 टोटल 6, तो टोटल 6 PGA के मॉलिक्यूल बनते हैं,
सही है ना, ये 6 पीजीए के मॉलिक्यूल बनता है, ये हमारा पहला रिएक्शन होता है। इसको रिएक्शन की फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, ये बुक में लिखा हुआ है रिएक्शन की फॉर्म में, ये रहा कि ये 3 आरयूबीपी, 3 कार्बन डाइऑक्साइड एंड आरयूबीपी रिएक्ट करते हैं और ये 6 पीजीए का मॉलिक्यूल बन जाता है। सही है ना। अच्छा, यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि 3 3, ठीक है ना बेटा। अच्छा, अब ये जो पूरा प्रोसेस था, दिस प्रोसेस दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कार्बोक्सिलेशन, कार्बोक्सिलेशन या कार्बन फिक्सेशन, कि भाई एक एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड को हमने एक ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर डाल दिया है। अब आगे क्या होगा, आगे होगा रिडक्शन, अगला स्टेप होता है रिडक्शन का। देखो यहाँ पे लिखा है ना, नेक्स्ट स्टेप इज रिडक्शन। अब रिडक्शन में क्या होगा भाई, सबसे पहले तो रिडक्शन जो है एक सिंगल स्टेप रिएक्शन नहीं है। पहले ये होता है कि आपका जो एटीपी बना था, सही है, ये बार बार कलर इसलिए यूज़ करता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा ना क्लैरिफाई हो जाए। तो एटीपी यहाँ पे टूटेगा। अब देखो 6 मॉलिक्यूल है तो यहाँ पे 6 एटीपीज लग जाएंगे, एटीपी टूटेगा, एडीपी में कन्वर्ट होगा। तो बेटा एक फॉस्फेट निकलेगा और एनर्जी निकलेगी। एक फॉस्फेट इसके पास पहले से ही लगा हुआ है, 3 फॉस्फोग्लाइसरेट है ना, यानी कार्बन नंबर 3 के साथ आपका फॉस्फेट लगा हुआ है। अब एक और फॉस्फेट आ गया, तो वो फॉस्फेट कहाँ पे ऐड होगा, 3 पे ऑलरेडी लगा हुआ है, 2 पे लग नहीं सकता, बीच का है, तो 1 पे लग जाता है, 1 3 बाई फॉस्फोग्लाइसरेट, ये बन गया। अब क्या होगा, अब भाई यहाँ पे अब ये 1,3 बाइफॉस्फोग्लाइसरेट बन गया। अब इस पे जो है ना क्या होगा, इस पे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन आके ऐड होगा। अच्छा, अभी जो वन ये जो अभी फॉस्फेट ऐड हुआ है ये फ़ौरन से निकल भी जाता है। अब निकल के कहाँ जाएगा, साइटोप्लाज्म में जाएगा। सही है, साइटोप्लाज्म में जाएगा, क्योंकि इसके पास इतनी एनर्जी नहीं है कि एटीपी बना सके, ये साइटोप्लाज्म में चला जाएगा। अब क्या होगा बेटा, अब यहाँ पे एट द सेम टाइम यहाँ पे जो NADP था, NADPH2, अब ये देखो, अगर क्योंकि 3 फॉस्फोग्लाइसरेट 6 थे तो ये 1,3 बाइफॉस्फोग्लाइसरेट भी 6 ही होंगे, सिर्फ फ़र्क क्या पड़ा है, फॉस्फेट ऐड हो गया है। क्या समझ रहे हो ना बात, कि भाई 6 एटीपी ब्रेक हुआ है, तो हर एक फॉस्फेट निकल के इन 6 3 फॉस्फोग्लाइसरेट के साथ ऐड हो गया। अब यहाँ पे NADPH2 जो है ये टूटेगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा NADP में, इसका इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जाके इसमें ऐड हो जाएगा। एक फॉस्फेट 1 पे अटैच हुआ था, वो 1 वाला फॉस्फेट निकल के वापस चला गया, क्या बच गया, 3 फॉस्फोग्लाइसरेट। अब जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ऐड हो जाएगा, जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ऐड हो जाएगा तो अब ये फॉस्फोग्लाइसरेट नहीं रहेगा, रिड्यूस हो जाएगा। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इज रिडक्शन, तो ये रिड्यूस हो जाएगा 3 फॉस्फोग्लाइसर एल्डिहाइड में, दिस इज द ट्रायोज शुगर। अच्छा, इसको हम जो है PgAl भी कह सकते हैं, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ग्लाइसर एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, यानी G3P, G3P भी लिख सकते हैं, 3PGL भी लिख सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। जैसे बुक के अंदर यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर जो है बुक के अंदर 3PGL से लिखा हुआ है, जबकि साइकिल में G3P लिखा हुआ है। तो आपकी मर्जी, आप दोनों यूज़ कर सकते हो, ठीक है ना बेटा। अच्छा भाई, अब अगला क्या होगा, अब मेरी बात बड़े ध्यान से समझना बेटा। ये पूरा प्रोसेस हो गया, ये यहाँ से यहाँ तक का, ये तो कार्बोक्सिलेशन था, ये यहाँ से यहाँ तक का प्रोसेस हो गया रिडक्शन का। सही है ना, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, समझा देता हूँ। आरयूबीपी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है, रिएक्ट करने के बाद 6 कार्बन वाला इंटरमीडिएट बनता है,
इंटरमीडिएट बनने के बाद ये अनस्टेबल होता है, 3-3 कार्बन वाले मॉलिक्यूल में टूट जाता है। वो 3 कार्बन वाला मॉलिक्यूल होता है फॉस्फोग्लाइसरेट। सही है, फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड भी लिख सकते हो, कोई ऐसा मसला नहीं है। ये आयनिक फॉर्म है, ज़्यादातर मैं ये इस तरह से लिख रहा होता हूँ। अच्छा जी, ये बन गया। इस रिएक्शन को कैटलाइज़ कराया रोबिस्को ने। अब ये क्योंकि बेटा नॉर्मली हमारे पास 3 कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ होता है एक साइकिल के अंदर, तो 3 आरयूबीपी 3 कार्बन डाइऑक्साइड, जब 1 से 2 बने थे तो 3 से 6 बनेंगे, तो टोटल 6 पीजीए बने। अब अगला स्टेप होगा रिडक्शन का। रिडक्शन में पहला स्टेप होता है कि भाई एटीपी टूटता है, एडीपी में कन्वर्ट होता है, और ये 6 जो पीजीए थे एक एक फॉस्फेट इस पर अटैच हो जाता है, तो ये 1,3 फॉस्फोग्लाइसरेट से 1,3 बाइफॉस्फोग्लाइसरेट बन जाता है। अब ये जो 1 पे फॉस्फेट अटैच हुआ था ये फ़ौरन से निकल के चला जाता है, और NADPH टू NADP पे कन्वर्ट होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इसको देता है। अब 1 से फॉस्फेट चला गया, रह गया 3 फॉस्फोग्लाइसरेट, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ऐड हो गया तो बन गया 3 फॉस्फोग्लाइसरल्डिहाइड, क्योंकि ये हो गया रिड्यूस। तो 3 फॉस्फोग्लाइसरल्डिहाइड को हम ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट भी बोल सकते हैं, G3P। ये आपको जो आसान लगे वो आप कर सकते हो। अच्छा भाई, अब अगला क्या होता है यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़, क्योंकि बेटा ये कितना था, ये 6 मॉलिक्यूल था, ये भी 6 था, तो ये 3 फॉस्फोग्लाइसरेट भी, ग्लाइसरल्डिहाइड भी, ये भी कितने होंगे, 6 होंगे। अब क्या चाहिए, अब आरयूबीपी वापस चाहिए। सही है, आरयूबीपी क्या चाहिए, वापस चाहिए। अब एक चीज़ समझना, आरयूबीपी में कितने कम कार्बन थे, 5 कार्बन थे। कितना आरयूबीपी लगा था, 3 लगा था, तो 3 5 आर 15, तो 15 कार्बन यूज हुए थे। तो 3 आरयूबीपी को लाने के लिए 15 कार्बन चाहिए वापस। तो अब यहाँ पे कितने, 6 मॉलिक्यूल है। एक पीजीएल के पास कितने कार्बन है, 3। टोटल कितने पीजीएल हैं, 6। तो 3 6 आर 18। सही है। अच्छा भाई, इसका मतलब है 15 चाहिए हमें, 15 निकाल दो, कितने बचे, 3 बचे। तो इसका मतलब ये हुआ कि G3P एक ही रह गया, एक ही G3P रह गया, बाकी 6 में से 5 जो है, 5 क्यों समझ रहे हो ना भाई, क्योंकि आरयूबीपी के पास कितने कार्बन थे, 15 थे, 3 यूज हुआ था। तो भाई अब अगर हमें रीजनरेट करने के लिए चाहिए तो ये जो G3P है, सही है, ये जो G3P है, ये जो है ये आपका यूज़ हो जाता है किस किस चीज़ के लिए, इसको रीजनरेट करने के लिए। खैर बहुत टेढ़ी सी लाइन बन गई है भाई। ये G3P जिसमें ये आपका 5 G3P ये यूज़ होगा इसको रीजनरेट के लिए बाई कंज्यूमिंग। अब 3 आरयूबीपी चाहिए, तो 3 एटीपीज यहाँ कंज्यूम हो जाएंगे। सही है, 3 एटीपीज यहाँ कंज्यूम हो जाएंगे। अच्छा, 6 एटीपी यहाँ कंज्यूम हुए थे, 3 यहाँ पे हो गए, तो टोटल 9 एटीपीज कंज्यूम होता है। और एनएडीपी कितने होते हैं यहाँ पे, 6 मॉलिक्यूल्स थे ना, तो टोटल 6 एनएडीपी यहाँ कंज्यूम हुए थे। अच्छा जी, अब एक चीज़ है, 5 तो रीजनरेट करने के लिए निकल गया, कितना बचा, एक G3P। तो भाई ये एक 3 कार्बन वाला शुगर बन चुका है, लेकिन ग्लूकोज क्या है, ग्लूकोज के पास 6 कार्बन होता है। तो ये रिएक्शन कितनी बार चलती है, 2 बार चलती है। 2 बार चलेगी, 2 G3P हो जाएंगे, तो हमारे पास क्या बनेगा, ग्लूकोज बनेगा। ठीक है ना, हमारे पास क्या बनेगा, ग्लूकोज। तो जब भी आप रिएक्शन में देखते हो ना, 6CO2 प्लस 6H2O C6H12O6 प्लस 6O2, ये जो 6 कार्बन है, ये 6 का मतलब है कि भाई एक केल्विन साइकिल में 3 यूज हुआ, और टोटल इसको ग्लूकोज को प्रोड्यूस करने के लिए 6 चाहिए, तो 2 बार केल्विन साइकिल होगी, तो 6 बार कार्बन डाइऑक्साइड जो है यहाँ पे यूटिलाइज होते हैं। सही है, आई डू होप यहाँ तक की बात समझ आ गई होगी। अब ये इतना साइकिल है, याद कैसे रहेगा, बस ये याद रखना। अच्छा, ये जो आखिरी वाला स्टेप था ये था रीजेनरेशन का। भाई ये कैसे याद रहेगा, पहले आरयूबीपी यूज हुआ, फिर कार्बन डाइऑक्साइड, फिर फॉस्फोग्लाइसरेट, फिर बाईफॉस्फोग्लाइसरेट, फिर ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। तो अगर आप देखो तो हमारे पास जो है पहले आरयूबीपी, फिर कार्बन, उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड, फिर आपका
3 पीजीए बना, फिर 1 3 बी पीजीए बना, फिर उसके बाद G3P बना, फिर उसके बाद ग्लूकोज बना। सही है ना? ये साइकिल आपने अगर आप देखोगे कि ये बीच में क्या हो रहा है कि भाई यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका यूज हो रहा है रोबिस्को एंजाइम। अच्छा, इस दौरान यहाँ पे इसको इसमें कन्वर्ट करने के लिए आपका यूज हो रहा है एटीपी। सही है। और फिर इसको इसमें कन्वर्ट करने के लिए आपका यूज हो रहा है एनएडीपी। नंबर्स मैंने आपको समझा दिए, वो याद रखना। सही है। बाकी G3P बन रहा है। G3P जो है RUBP को रीजनरेट करने के लिए यूज हो रहा है, और बाकी जो है ग्लूकोज बनाने में यूज हो रहा है। तो खैर, अब आप इसको अलग अलग तरीके से निमोनिक्स के ज़रिए से याद रख सकते हो कि भाई देखो, जैसे कि कुछ बुक्स के अंदर मैंने देखा कि रूबी कम्स फ्रॉम पी से लिख दो पाकिस्तान, या कुछ भी लिख दो, टू बाय एंड गेट ग्लूकोज। देखो, आर कम से सीओ, पाकिस्तान से पी, बाय एंड गेट ग्लूकोज। सही है ना? तो ये इस तरीके से आप जो है ना इस साइकिल को याद रख सकते हो। और भी बहुत सारे मेथड है, कोई शायरी के ज़रिए से याद रख लेता है, जैसे कि भाई फॉर एग्जांपल एक पोइट्री अगर लिख दें यहाँ पे कि भाई रब ने तुम्हें बनाया चांद की तरह और मैं पिघल गया। सही है। तुम लोग वाह वाह करो। रब ने बनाया, देखो मतलब पे नहीं जाना, तशरीह करने की ज़रूरत नहीं है। RUBP से रब ने तुम्हें बनाया, सी चांद की तरह, और मैं पी से आ गया, पिघल गया। सही है। रब ने तुम्हें बनाया चांद की तरह। सही है। आप वीडियो देख रहे हो तो वाह वाह कर दो अपनी तरफ से। और मैं पिघल गया, पी से पीजिए। सही है। सी से, आर से RUBP। अच्छा, बारिश यानी बी बाइफॉस्फोग्लाइसिनेट में, सॉरी, बारिश में भीग कर, यानी बी गीला हुआ। बारिश में भीग कर गीला यानी G3P हुआ, और घर, घर यानी ग्लूकोज चला गया। सही है। बहुत घटिया सी शायरी है। सही है। लेकिन खैर देखो, शायरी का मतलब, अगर मतलब पे शायरी हो रही होती तो भाई आपको पता है कि आधे से ज़्यादा शायर जो जिनको हम पढ़ रहे होते हैं वो ना होते हमारे सिलेबस में। तो अब आप देखो, एक स्टैंजा बन गया, रब ने तुम्हें बनाया चांद की तरह और मैं पिघल गया, बारिश में भीग कर गीला हुआ और घर को चला गया। तो भाई अगर आप इस शायरी को याद रखोगे, ये जहन में रह जाएगी जल्दी से, तो आपको जो है ये याद रहेगा, ये साइकिल आपको याद रह जाएगी। सही है। तो बस ये एंजाइम याद रख लेना, एटीपीज कहाँ कहाँ यूज़ हो रहे हैं ये याद रख लेना। तो आई डू होप कि ये आपको जो है ना सही तरह से समझ आएगी, याद रहेगी। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में आगे के टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। अगर पसंद आएगी तो भाई वीडियो को शेयर ज़रूर करना। अल्लाह हाफ़िज़।